1970 में खानदान की बर्बादी का ऐसा दिलखराश वाकया जो अपनी पेचीदगी की वजह से आज तक लोगों को याद है। कुछ अफराद के कत्ल की ऐसी अनहोनी वारदात जिसकी इंफरादियत के लिए ये काफी है कि इस केस से पहले भारत में न पहले कभी ऐसा हुआ और न इसके बाद से आज तक ऐसा वाकया रुनुमा हुआ। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कत्ल की इस दहला देने वाली वारदात का मुजरिम भी पकड़ा गया, इससे फांसी भी दे दी गई, लेकिन आखिर तक कभी उसने ये नहीं बताया कि ये कत्ल उसने क्यों किए। तो क्या है पूरा वाकया, आइए इस वीडियो में बारीकी से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजखोवा फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में बसा एक राज्य असम से। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है डबरी, लोग उसे डबरी भी कहते हैं। सन 1969 की बात है। इन दिनों सेशन कोर्ट के एक जज हुआ करते थे उपेंद्र नाथ राजखोवा। इनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। ये अपने प्रोफेशन यानी जज की सर्विस के आखिरी पड़ाव में थे। जल्दी ये रिटायर्ड हो जाते। नौकरी के आखिरी दिनों में इनकी पोस्टिंग डबरी डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट में होती है। इससे पहले भी उन्होंने असम के कई जिलों में सर्व किया। इनका असली घर गुवाहाटी में था। इनकी शादी को लगभग 30 से 35 साल हो चुके थे। घर में पत्नी और 3 बेटियां थी। पत्नी का नाम था पतली राज खोवा ए के पुतल। सबसे बड़ी बेटी थी नर्मली राज खोवा ए के लीनो। दूसरी बेटी थी जोनाली ए के लोना और सबसे छोटी बेटी थी रूप लेखा एक रूपाली या बंटो राज खोवा। बड़ी बेटी ने एमए किया था। इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब इनकी शादी की बारी थी। वही सेकंड नंबर की बेटी बीएससी कर रही थी। छोटी बेटी भी कॉलेज में थी। उपेंद्र नाथ की बीवी बच्चे मामा बरदा शर्मा के घर पर रहते थे। अब चूंकि उपेंद्र नाथ एक जज हैं तो इनका अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता था। घर में कोई गार्जियन नहीं था, इसलिए पूरा परिवार मामा के घर पर रहता था। खुद के घर को उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था ताकि घर की देखभाल होती रहे। 1969 में उपेंद्र नाथ खोवा की डोबी डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट में पोस्टिंग होती है। 1970 में रिटायर्ड हो जाते हैं। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो इस टाइम जज का बंगला जो उन्हें अलाट होने वाला था वो अभी रेडी नहीं था, इसलिए शुरुआत में उन्हें डबरी डिस्ट्रिक्ट हाउस में रुकना पड़ता है। सर्किट हाउस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का गेस्ट हाउस। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होता रहता है और उन्हें सरकारी घर भी मिलता है, इसलिए घर की साफ सफाई होने तक ये एम्प्लॉइज गेस्ट हाउस में रुकते हैं यानी सर्किट हाउस में। यहाँ जज भूपेंद्र नाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ था। वैसे ये अकेले यहाँ पर आए थे, मतलब इनका परिवार साथ नहीं था। पत्नी और 3 बेटियां गुवाहाटी में थे क्योंकि बच्चों का कॉलेज था। कुछ दिनों के बाद उपेंद्र नाथ जज को सरकारी बंगला अलाट हो जाता है। ये यहीं पर शिफ्ट हो गए। ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी। साथ में जज को कई सारे नौकर चाकर ड्राइवर ब्योन वगैरह भी मिलते हैं। जिनका घर करीब में था वो ड्यूटी के बाद घर चले जाते थे और जिनका घर दूर था वो इसी बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। जज उपेंद्र नाथ अपनी नॉर्मल ड्यूटी में आ गए। ये कोर्ट आते जाते हैं। वहीं पर इनका पूरा परिवार, पत्नी और 3 बेटियां भी कभी कभार इनसे मिलने के लिए जज के बंगले में आती रहती। अब दिन आता है 2 फरवरी 1970। आज के दिन जज भूपेंद्र नाथ राज खोवा अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो जाते हैं। इस वक्त इनका पूरा परिवार भी यहाँ पर आया हुआ था। अब चूंकि जज ओपन रिटायर्ड हो गए तो उन्हें अपना ये सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए, लेकिन ये खाली करते नहीं हैं। उन्हें 2-3 महीनों तक की छूट मिली थी कि ये आराम से कहीं और रहने का इंतजाम कर ले। भूपेंद्र नाथ के नौकर चाकर भी यहीं पर थे। इनके रिटायर्ड होने के बाद अब दूसरे जज इस जिले में सर्विस के लिए आते हैं, मिस्टर एन के चौधरी, लेकिन वो फिलहाल सर्किट हाउस में रुके हुए थे क्योंकि जब तक उपेंद्र बंगला खाली नहीं कर देते वो कैसे शिफ्ट हो। भूपेंद्र अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहते हैं। 3 फरवरी को उन्होंने अपने साले बरदा शर्मा को कॉल किया टेलीफोन से। वैसे बरदा शर्मा ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यानी DIG थे। उपेंद्र नाथ की पत्नी पुतल राज खोवा इनकी सबसे बड़ी बहन थी। इनके ही घर पर बहन और 3 बांजियां रहती थी। तो 3 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने अपने साले साहब को कॉल किया और कहा कि इनका जो घर किराए पर है इसे खाली करवा दीजिए क्योंकि अब ये कभी भी घाटी में शिफ्ट हो सकते हैं। आगे 10 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार या सरस्वती पूजा पड़ने वाला था। ये त्योहार असम में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मेला वगैरह भी लगता है। उपेंद्र नाथ ने सोचा कि इस बार अपने परिवार के साथ मेला घूमने जाएंगे। अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, काम भी नहीं करना है, रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियों लूना और रूपाली का एग्जाम था तो उन्हें 8 फरवरी को वापस घाटी भेजना पड़ा, मगर पत्नी पुतल और बड़ी बेटी लियोना यहीं पर रहते हैं। अब 10 फरवरी का दिन आया। ये लोग अपना त्योहार वगैरह मनाते हैं, मेला घूमते हैं। अब इसके कुछ दिन के बाद 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने फिर से अपने साले साहब बरदा शर्मा को कॉल की। इनसे बोला कि अब दोनों बेटियों को यहाँ डबरी भेज दो, हम लोग टूर पर जाएंगे दार्जिलिंग। लेकिन बरदा शर्मा मना कर देते हैं क्योंकि बेटियों का कॉलेज था, एग्जाम होने वाला था, आगे दिक्कत होगी। दोनों बच्चियां भी डबरी जाने से मना कर देती हैं क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन उपेंद्र नाथ ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आज ही बेटियों को भेजो, जरूरी है। अब साले साहब क्या करें, इनको बात माननी पड़ती है।
14 फरवरी की दोपहर में उन्हें दोनों बेटियों को बस में बिठाना पड़ा। वो शाम तक गुवाहाटी से डबरी पहुंच भी गई। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं। 24 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने फिर से अपने साले साहब को कॉल किया टेलीफोन से। उनसे कहा कि तुम्हारी बहन बोल रही है कि हमारा घर खाली करवा दो, हम वहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। बरदा शर्मा मान गए और घर खाली करवा दिया। अब अगले दिन यानी 25 फरवरी को इस बात की सूचना देने के लिए साले साहब ने जज को फोन किया, मगर वो फोन नहीं उठाते। कई बार कॉल की मगर वो कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। बरदा शर्मा की अपने जीजा जी, अपनी बहन और तीनों भांजियों सबसे बात होनी बंद हो गई। बरदा शर्मा और इनकी पत्नी दोनों ही परेशान होने लगे। फरवरी से मार्च आ गया, पूरा मार्च बीत गया। अब अप्रैल आया। 13 अप्रैल को उपेंद्र नाथ ने अपने साले साहब और इनकी पत्नी को लेटर लिखा, जिसमें था कि इनका पूरा परिवार यानी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली से अभी तक लौटी नहीं, इसलिए अब ये दिल्ली जा रहे हैं। बरदा शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों छोटी बच्चियों का एग्जाम भी छूट चुका था। उन्होंने सोचा कि परिवार कहीं दिल्ली में घूम रहा होगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बरदा शर्मा की टेंशन बढ़ती जा रही थी, जो कि राज खोवा फैमिली के किसी मेंबर से इनका कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये अप्रैल के आखिरी दिनों में घाटी से डबरी पहुंचे और इस सरकारी बंगले में गए। वहां पर पता चलता है कि उपेंद्र ने तो 15 अप्रैल को ही बंगला खाली कर दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। अब आखिर राज खोवा परिवार कहाँ पर चला गया? ना तो ये गुवाहाटी में आए थे न दिल्ली गए थे। बरदा शर्मा के कुछ रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते थे। उन्होंने भी कहा कि राज खोवा परिवार यहाँ पर नहीं आया था। अब बरदा शर्मा निराश होकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जून 1970 में ये वापस डबरी आए। इस बार ये सोचकर आए थे कि अपनी बहन, जीजा जी और भांजियों का पता करके रहेंगे। ये पहले तो सरकारी बंगले में गए। वहाँ पर नए जज आ चुके थे। इनका परिवार शिफ्ट हो चुका था। इन लोगों से बात की गई। इन लोगों ने सुझाव दिया कि आप एक बार कोर्ट में जाकर पता कीजिए, शायद उपेंद्र के साथ काम करने वाले लोग कुछ बता सकें। अब बरदा शर्मा डोबरी सेशन कोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात गोलो शर्मा और जयप्रकाश चक्रवर्ती से होती है। ये दोनों ही लोग डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस में असिस्टेंट थे। गोलोक शर्मा ने कहा कि उपेंद्र नाथ कुछ अपना सामान छोड़कर 15 अप्रैल को ही चले गए थे और ये अकेले थे। वहीं जयप्रकाश ने कुछ चौंका देने वाली चीजों का खुलासा कर दिया। ये बरदा शर्मा की काफी रिक्वेस्ट करने पर और इनकी परेशानी को देखकर इसका खुलासा करते हैं। जयप्रकाश के पिता थे जयप्रकाश चक्रवर्ती। ये उपेंद्र नाथ के काफी भरोसेमंद आदमी थे। इसी जून महीने में कुछ दिन पहले उपेंद्र नाथ जयप्रकाश के घर पर पहुंचते हैं गोरीपुर। यहाँ पर ये 3 दिन रुकते हैं। उपेंद्र नाथ ने जयप्रकाश से कहा कि उन्हें जमीन खरीदना है, कुछ प्लाट दिखा दीजिए, इस पर ही ये आश्रम ओपन करेंगे। जयप्रकाश ने 3 दिनों तक अलग अलग प्लाट दिखाते हैं। उपेंद्र ने इनसे कहा कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत। इस वक्त वहाँ पर जयप्रकाश भी मौजूद थे, तो उपेंद्र ने सत्यप्रकाश से कहा कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत कि प्लाट खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे पैसे लेकर घूम रहा हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो अनहोनी हो जाएगी। 3 दिनों तक जयप्रकाश के घर पर रहने के बाद उपेंद्र नाथ यहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त जयप्रकाश ने इनसे पूछ लिया कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सलगोड़ी में एक होटल है, सुवाय होटल, वहीं पर रुकेंगे। तो बेटे जयप्रकाश ने ये सारी बातें बरदा शर्मा को बता दी। ये सब पता चलने के बाद साले साहब ने तो डोबरी पुलिस थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज से बात की। इसके बाद 25 जुलाई 1970 के दिन बरदा शर्मा, एक रिश्तेदार और डरबी थाने के ऑफिसर इंचार्ज, ये तीनों लोग सुवाई होटल पहुँचते हैं। वहाँ की डिस्क्रिप्शन में पता किया, यहाँ कोई उपेंद्र नाथ राज खोवा मुख्य शख्स रुके हुए हैं। चेक करने पर रूम नंबर 3 की बुकिंग मिलती है। अब ये तीनों लोग और होटल के कुछ स्टाफ रूम नंबर 3 के पास गए। डोर नॉक किया, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने वाले और कोई नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ राज खोवा होते हैं। वो अपने साले और बाकी लोगों को देखकर चौंक जाते हैं। बरदा शर्मा ने इनसे पूछा कि इनकी बहन और तीनों भांजियां कहाँ पर हैं, हमें साफ साफ बता दीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। उपेंद्र नाथ ने पहले कहा कि वो लोग दिल्ली में हैं। इस पर बरदा शर्मा एग्जैक्ट एड्रेस पूछते हैं और बोले कि हमें साथ चलकर दिखाइए। फिर उपेंद्र ने कहा कि वो लोग दार्जिलिंग में हैं। इस पर भी साले साहब ने सेम चीज कही कि हमें एड्रेस दीजिए और साथ चलकर दिखाइए। पर ये ना तो एड्रेस दे रहे थे न साथ चल रहे थे, यानी ये झूठ बोल रहे थे। फिर इन लोगों ने इनसे सख्ती से बात की। अब ये कहता है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं लिख कर बताऊंगा। अब उन्हें पेन और पेपर दिया गया। अब ये असमेज लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं। सबकी नजर पेपर पर थी। ये लिखते हैं कि 10 फरवरी की रात में पत्नी पुतल घर में फिसलकर गिर गई थी। इनके सर में चोट आई और इसकी मृत्यु हो गई। बड़ी बेटी लीनू वहीं पर खड़ी थी। उसने सब कुछ देख लिया। इसको एक झटका सा लगता है।
वो सहम गई। उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली, इससे इसकी भी मृत्यु हो गई। इन सब से उपेंद्र भी डर जाते हैं। उन्होंने भोर में ही स्टीमर गार्ड पर काम करने वाले लोगों को बुलाया, इनको 500 रुपए दे दिए और पत्नी और बड़ी बेटी दोनों के शव को ब्रह्मपुत्र नदी में भिजवा दिया। अब उन्हें चिंता होने लगी कि बाकी दोनों बच्चियों को कैसे बताया जाए कि इनकी मम्मी और बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है। 14 फरवरी को ये जिद करके अपनी दोनों बेटियों को गुवाहाटी से डरबी बुलवाते हैं। कुछ दिन ये इनके साथ रहीं, फिर उन्हें घुमाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास ले गए। वहीं पर उन्हें अपनी दोनों बेटियों को इनकी माँ और बहन के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। इनकी माँ की गिरकर मृत्यु हो गई और इनकी बड़ी बहन ने सदमे से खुदकुशी कर ली। ये सारी चीजें उपेंद्र नाथ ने पेपर पर लिखी। यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ने इनसे कहा कि आपको अभी थाने चलकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान देना है। उपेंद्र ने कहा ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इसके बाद ये बेडरूम में गए, फिर वहाँ से बाथरूम में चले गए। कुछ देर के बाद बाथरूम के अंदर से चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर यहाँ पर आए हुए लोग घबरा जाते हैं। जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर उपेंद्र ने खुद के पेट में चाकू मार दिया था। काफी गहरा घाव था। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल भेजा गया। होटल वालों से पता चला कि उपेंद्र यहाँ पर 7 जून से रह रहे हैं। आज तारीख थी 25 जुलाई 1970। ये अकेले यहाँ पर रहते थे और ये ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। वो जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। जब तक इनका इलाज होता है तब तक पुलिस की कई टीमें ब्रह्मपुत्र नदी में पत्नी और तीनों बेटियों को ढूंढने में लग गई। एक टीम लोगों से पूछताछ करती है, खास तौर पर इनसे जो उपेंद्र के साथ इस सरकारी बंगले में रहते थे, जैसे नौकर चाकर, ड्राइवर, बियोन वगैरह। साले साहब वरदा शर्मा को होटल के कमरे की तलाशी के दौरान एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस बेड पर उपेंद्र सोते थे। इस बेड के पास मिला। इस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था, मेरा नाम योनराज खोवा है, मेरी पत्नी और तीनों बेटियां इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा भी इस दुनिया में रहकर क्या काम। खैर, इधर लोगों से पूछताछ के दौरान जज साहब के कुछ किस्से सामने आते हैं। रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले 14 जनवरी 1970 को माघ योनामा का त्यौहार था। इस दिन उपेंद्र ने अपने एक बियोन बगन प्रसाद राव से कहा कि इनके बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है, इसकी खिड़की पे वहाँ से पेड़ की टहनियाँ लग रही हैं। जब हवा चलती है तो अजीब आवाजें आती हैं, डिस्टर्ब होता है, इसलिए इस टहनी को कटवा दो। फिर बियोन बगन प्रसाद, मोहम्मद शाहिद, ये भी बियोन थे, और राधा नाथ मादी, ये इस बंगले में माली थे। इन तीनों ने मिलकर टहनी काट दी। थोड़ी देर बाद उपेंद्र ने कहा कि पेड़ को जड़ से ही काट दो। तीनों ने और लोगों की मदद से जड़ से पेड़ को काट दिया। अब बाथरूम के बाहर साइड गड्ढा सा हो गया। उपेंद्र ने फिर से कहा कि इस गड्ढे को खोदकर और भी बड़ा कर दो। यहाँ दूसरे पौधे और फूल लगाएंगे ताकि जब नया जज यहाँ पर आए तो इसको याद रहे। बियोन और माली ने ऐसा ही किया, गड्ढा और खोद दिया। अब इसके 2 दिन के बाद उपेंद्र ने फिर से इनसे कहा कि किचन के पास वाला पेड़ भी काट दो जड़ से। तो माली और बियोन ने ऐसा ही किया, वहाँ का भी पेड़ कटवा दिया। उपेंद्र ने इस गड्ढे को भी और बड़ा कराया क्योंकि यहाँ पर भी पौधे लगने थे। अब सरकारी बंगले में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 2 फरवरी को जज रिटायर्ड हो जाते हैं। इनकी फैमिली यहीं पर मौजूद थी। जब वाइफ पुत्र ने बाथरूम के पास वाला गड्ढा देखा तो उसे अजीब लगता है। सुबह जब उपेंद्र नहा रहे थे तभी पत्नी ने नौकरों से कहकर वो गड्ढा भरवा दिया। उपेंद्र को जब ये बात पता चलती है तो ये बहुत गुस्सा होते हैं। फिर से ये वहीं पर गड्ढा खुदवाते हैं, मट्टी बाहर निकलवाते हैं। आगे एग्जाम की वजह से दोनों छोटी बेटियां गुवाहाटी निकल गईं। 10 फरवरी को सरस्वती पूजा था। उपेंद्र ने सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, कहा कि मेला घूम आओ। ये खुद भी अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को लेकर मेला घूमने गए। स्टाफ के लोग भी इनके साथ घूम रहे थे। आगे बियोन शाहिद मेला घूमकर अपने घर चला गया। इसका घर करीब में था। फिर बियोन बगन प्रसाद और बंगले का एक और नौकर उमेश, ये भी सर्वेंट क्वार्टर आ गए। उपेंद्र नाथ और इनका पूरा परिवार भी घर पर लौट आया। रात में 8:30 बजे के आसपास बगन प्रसाद ने देखा कि उपेंद्र नाथ अपने बंगले के कंपाउंड में आए और वहां पर बोन फायर किया और आग तापने लगे। ये फरवरी का महीना था, यानी ठंड का मौसम था। कुछ देर के बाद वाइफ और बड़ी बेटी पर यहाँ कर आग तापने लगे। 10 बजे इनका खाना पीना हुआ, फिर सभी लोग सोने के लिए चले गए। अब 11 फरवरी की सुबह होती है। सभी लोग अपने काम पर लग गए। तभी नौकरों को एहसास हुआ कि दोनों मालकिन यहाँ पर नहीं है, यानी उपेंद्र नाथ की पत्नी और बड़ी बेटी। बियोन बगन प्रसाद ने उपेंद्र नाथ से इस बारे में पूछा। वो बोले कि कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो उन्हें गुवाहाटी जाना पड़ा। मैं उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ आया भोर में।
ये बात थोड़ी अजीब थी। घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, ड्राइवर थे, इनसे बोल देते, वो लोग छोड़ देते। ये सभी लोग वापस अपने काम पर लग गए। बियोन बगन प्रसाद भी कुछ काम के लिए बाजार चले गए। जब ये बाजार से लौटे तो देखा कि बाथरूम की नाली से लाल रंग का पानी आ रहा है। बाथरूम का वेस्ट पानी नाले से बाहर निकल रहा था। वो कवर भी नहीं था, इसलिए बगन प्रसाद ने साफ साफ देख लिया। वो फौरन उपेंद्र नाथ के बाथरूम में गए, जो कि बेडरूम से अटैच था। वहाँ बाथरूम में देखा कि उपेंद्र नाथ कुछ कपड़े धो रहे हैं। आज तक इन लोगों ने उन्हें कपड़े धोते हुए नहीं देखा था, नौकर वगैरह ही धोते थे। उपेंद्र ने कहा कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, खाली बैठे हुए हैं घर पर, सोचा कि यही काम कर लूं। ये एक बेडशीट, पीलो कवर, पाजामा और शर्ट धो रहे थे। शर्ट और पीलो कवर लाल रंग के थे। तो बगन प्रसाद ने सोचा कि कपड़े रंग छोड़ रहे होंगे। वापस जब ये बंगले से बाहर निकले तो इनकी नजर एक और चीज पर गई। बाथरूम के पास वाला जो गड्ढा था, इसमें मिट्टी भर दी गई थी, पूरा बराबर हो चुका था, जैसे कि यहाँ पर कभी गड्ढा हुआ ही ना हो। उपेंद्र से पूछने पर ये बोले कि पौधे आने में टाइम है, ये गड्ढा खतरनाक हो सकता है, कोई गिर सकता है, इसलिए इसको भरवा दिया। मतलब रातों रात इनकी वाइफ और बेटी कहीं चले गए और रातों रात ये गड्ढा भी भर गया। इसी 11 फरवरी के दिन उपेंद्र के कुछ जानकार इनसे मिलने के लिए आए। ये अपनी वाइफ के साथ उपेंद्र से मिलने के लिए आते हैं इनके घर पर। इस वक्त उपेंद्र नाथ इस टर्न साइड वाले बरामदे में बैठे हुए थे। वो लोग भी यहाँ पर बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है। इसी बीच में जानकार की वाइफ को वॉशरूम जाना था। उपेंद्र ने इनसे कहा कि बेडरूम से अटैच बाथरूम में मत जाइएगा, वो बहुत गंदा है, किसी और वॉशरूम में चले जाइए। जानकार ने इनसे पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ पर है, आप अकेले क्यों हैं? अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, फैमिली को आपके साथ होना चाहिए। इस पर ये बोले कि पत्नी और बेटी घाटी में है, क्योंकि दोनों छोटी बेटियों का कॉलेज है, कुछ दिन में ये भी चले जाएंगे। इस 11 फरवरी की सुबह सुबह एक प्लम्बर भी यहाँ पर आया था वाटर पंप ठीक करने के लिए। उसने देखा कि बाथरूम के बाहर जो गार्डन है, वहाँ पर जज साहब फावड़े से जमीन लेवल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब 14 फरवरी के दिन उपेंद्र नाथ ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को गुवाहाटी से डबरी बुलवाया। इनके मामा बरदा शर्मा से बोला कि हम दार्जिलिंग घूमने के लिए जाएंगे। शाम में उपेंद्र नाथ खुद अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए बस स्टॉप तक गए थे। बेटियों ने पिता से पूछा कि माँ और बड़ी दीदी कहाँ पर है। इस टाइम गोलोक शर्मा, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में असिस्टेंट थे, वो भी बंगले पर मौजूद थे। इनके सामने ही बेटियों ने अपने पिता से पूछा था। अब उपेंद्र बेटियों को क्या जवाब दे? घर में सभी को बोल रखा था कि वो घाटी गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो बेटियां खुद घाटी से आई हैं। उपेंद्र ने बेटियों से कहा कि वो दोनों कोकरा झाड़ गई हैं, एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, उन्हें देखने के लिए गई हैं। ये सुनते ही स्टाफ के लोग बोल पड़े कि आपने तो कहा था कि घाटी गई हैं। अब इस पर उपेंद्र ने कहा कि वो घाटी के लिए ही निकली थी, लेकिन रास्ते से उन्हें कोकरा झाड़ जाना पड़ गया। 25 फरवरी की सुबह में 10 बजे के आसपास दोनों छोटी बेटियां घर के बाहर घूमती हुई नजर आई। ये आखिरी और बेटियां दिखी थी। दोपहर के टाइम बियोन बगन प्रसाद ने वारंदे में खड़ी काली रंग की एक गाड़ी देखी। उपेंद्र नाथ इस गाड़ी के ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे। बगन प्रसाद यहाँ से चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर चले गए। शाम को 4:30 बजे के आसपास जब बगन प्रसाद वापस बंगले में आए तो देखा कि यहाँ पर दोनों छोटी बेटियां नहीं हैं। उन्होंने उपेंद्र से पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें एक दोस्त की गाड़ी से वापस घाटी भेज दिया है। बियोन शाहिद और असिस्टेंट गोलोक शर्मा भी ओपनली यही बात बोलते हैं। फिर 26 फरवरी को वो किचन के पास वाला गड्ढा भी स्टाफ ने भरा हुआ देखा। उपेंद्र ने इसका भी सेम रीजन बताया कि कोई गिर सकता है, खतरा है, पौधे आने में टाइम है, इसलिए भरवा दिया। इसके बाद 15 अप्रैल को रिटायर्ड जज ने बंगला खाली कर दिया और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से निकल गए। फिर ये कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। इधर उपेंद्र नाथ राजखोवा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद के पेट में चाकू मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिलहाल वो खतरे से बाहर थे और धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। पुलिस की देख रेख में इनका इलाज चल रहा था। अब 7 अगस्त 1970 को डबरी से कुछ ऑफिसर्स उपेंद्र नाथ को देखने के लिए आते हैं। ये काफी हद तक रिकवर हो चुके थे। इनसे पूछताछ शुरू हुई। 9 अगस्त आते आते उपेंद्र नाथ राजखोवा ने कॉन्फेस कर लिया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों का कत्ल करके जज के सरकारी बंगले में दफनाया है।
पत्नी और बड़ी बेटी को 10 फरवरी की रात में मारा और उमेश के साथ मिलकर इसको बाथरूम के पास वाले गड्ढे में दफन कर दिया। फिर 25 फरवरी की रात में दोनों छोटी बेटियों को मारा और रात में ही इसी उमेश के साथ मिलकर किचन के पास वाले गड्ढे में दफन कर दिया। जब ये चीजें मीडिया में आई तो बहुत सनसनी फैलती है इस टाइम। एक तो जज का सरकारी बंगला, आसपास कई सारे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे, एक पोश इलाका था। ऐसी जगह पे 4 कत्ल करके इनको वहीं पर दफन कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी इस टाइम। ये 9 अगस्त को खुलासा हुआ था। 10 अगस्त को पुलिस डबरी मजिस्ट्रेट से खुदाई की परमिशन लेती है। इस टाइम तक तो दूसरे जज भी वहाँ पर रहने लगे थे अपने परिवार के साथ, तो इनसे भी परमिशन लिया गया। उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ पर ये रह रहे हैं इस जमीन के नीचे 4 लाशें दफन हैं। सारी जगहों से परमिशन मिल जाती है। अब 11 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने जज के बंगले की खुदाई हुई। 2 जगह उपेंद्र ने बताई थी, एग्जैक्ट इसी जगह पर खुदाई होती है। वहाँ से 4 इंसानी कंकाल निकलते हैं, 2 एक गड्ढे से और 2 दूसरे गड्ढे से। इसके साथ कुछ कपड़े, सैंडल्स और कुछ गहने वगैरह भी निकलते हैं। इन सारी चीजों से साबित हो गया कि ये कंकाल उपेंद्र नाथ की पत्नी और तीनों बेटियों के हैं। उपेंद्र नाथ के द्वारा कत्ल के वक्त पहने हुए 2 कोट भी पुलिस ने बरामद किए, जिस पर रक्त के अंश पाए गए। 12 अगस्त को सेलीगोडी हॉस्पिटल से उपेंद्र नाथ को अरेस्ट किया गया। 13 अगस्त तक उमेश भी अरेस्ट हो गया। 14 अगस्त को इंट्रोगेशन के दौरान उमेश ने बताया कि बंगले के कंपाउंड में मृतकों के सैंडल्स भी दफन किए गए हैं। उसने जहाँ जहाँ पर बताया वहाँ पर खुदाई होती है। वहाँ से 5 जोड़ी सैंडल्स बरामद हुए। 14 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास उपेंद्र नाथ का कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है। 21 अगस्त तक उमेश का भी कन्फेशन ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 21 दिसंबर 1971 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हुआ। इसमें 302 और 201 जैसे चार्जेस लगे, मगर इससे पहले डरबी जेल में उपेंद्र नाथ वापस से खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। ट्रायल में डिले हुआ। इलाज के दौरान इनका मानसिक संतुलन भी चेक किया जाता है। इनमें बिल्कुल ठीक पाए गए, बस ये नाटक कर रहे थे, बिल्कुल होश और हवास में थे। आगे ट्रायल शुरू हुआ। 55 विटनेसेस ने गवाही दी। कोई चश्मदीद नहीं था, कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था, केवल सरकमस्टेंटल एविडेंस थे। जिस सेशन कोर्ट में बैठकर एक टाइम ये उपेंद्र नाथ राजखोवा फैसला सुनाते थे, इसी कोर्ट ने 27 जनवरी 1973 को इनके जुर्म के लिए इनको फांसी की सजा सुना दी। उमेश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। हाई कोर्ट ने भी उपेंद्र की फांसी को बरकरार रखा, लेकिन उमेश को यहाँ पर उम्र कैद की सजा मिलती है। अब ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी सारे फैसलों को बरकरार रखती है, यानी एक को फांसी होगी और एक को उम्र कैद। इसके बाद उपेंद्र नाथ ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजा, वहां से भी रिजेक्शन मिला। फिर 14 फरवरी 1974 को जोरहट जेल में सुबह 6 बजे से पहले उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दी गई। इस तरह ये देश के इकलौते जज बन गए जिन्हें फांसी हुई हो। इससे पहले कभी किसी जज को फांसी नहीं हुई थी, खास तौर से कत्ल के लिए। आगे का कुछ पता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उपेंद्र नाथ ने अपनी बीवी और तीनों बेटियों का कत्ल क्यों किया। इनसे इंट्रोगेशन के टाइम पुलिस ने और सुनवाई के टाइम जज ने पूछा था, मगर ये कुछ नहीं बताते। अपना जुर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे क्यों किया गया ये कभी नहीं बताया। इनका ये राज इनके साथ ही चला गया। वो जो सरकारी बंगला था, इस टाइम के जज इसे खाली कर देते हैं। आगे और कोई भी जज वहाँ पर नहीं रहता। लोग इसे भूत बंगला कहने लगे। 2010 में गवर्नमेंट इसको तुड़वाकर जुडिशियल बिल्डिंग बनाने का फैसला करती है। 2023 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। फिलहाल लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इस केस के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छे से केस के साथ।